दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी दो तरह से हो सकती है। एक इसमें फ्रीक्वेंसी होती है रियल और एक होती है इसमें थ्योरेटिकल। रियल फ्रीक्वेंसी या रियल डेटा जो होता है उसको हम एम्पिरिकल भी बोलते हैं, एम्पिरिकल, या इसे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दूसरा होता है इसमें थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी और ये एम्पिरिकल या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दो तरह का डेटा हमारे पास हो सकता है। अब ये जो डेटा है, इस डेटा में जो सबसे पहले है ऑब्जर्व, इसको समझ लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रियल इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया वो सभी एम्पिरिकल होगा। ये जो रियल इन्फॉर्मेशन वाली बात है, फैक्ट्री से हमने डेटा इकट्ठा किया, कोई स्कूल से या कॉलेज से हमने डेटा इकट्ठा किया, या हमने खुद ही किसी भी एनवायरनमेंट में जाके वहाँ से जो हमने सेंसस मेथड से या सैम्पलिंग मेथड से यूज़ करके हमने उसको डेटा को इकट्ठा किया हो, तो वो सारा डेटा हो जाता है रियल। यानी कि वो एक्चुअल या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस करती हैं, जो सच में उनका एक आइडेंटिफिकेशन है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एम्पिरिकल डेटा या ऑब्जर्व डेटा। दूसरा आता है इसमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डेटा। तो थ्योरेटिकल डेटा जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशंस के ऊपर बेस्ड। जो भी हम एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग कलेक्शन करते हैं डेटा की, वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकल हो जाती है। यानी उनका एक्चुअल डेटा से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ हम उसको एस्टिमेट करके ही एक तरह से डेटा को मान लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम रख लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड, उनको हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमने किसी कॉइन को टॉस करना है, तो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो चांसेस हो सकते हैं कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब ये अगर हमने उस कॉइन को 500 टाइम्स अगर टॉस किया हो, तो 500 टाइम्स में हेड आने के चांसेस हो जाएंगे 250 और टेल आने के चांसेस हो जाएंगे 250। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉइन के टॉस करने पे हेड और टेल दो आ सकते हैं, तो इनके चांसेस कितने आ जाएंगे 1:1, या इसको हम कह सकते हैं 50%। हर एक वैल्यू के लिए इसमें चांसेस बनेंगे कि कोई भी डेटा जो होगा वो दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आएगी कि अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो 500 टाइम्स अगर हमने उसको किया तो हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो हो जाता है थ्योरेटिकल एस्टिमेशन। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअल में जब हम उस काम को करें तो ऐसा ना हो, यानी कि अगर हमने एक्चुअल में 500 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है कि ये दोनों 250 ना आए, हेड ज़्यादा आ जाए या टेल कम आ जाए, या टेल ज़्यादा आ जाए हेड कम आ जाए, तो वो तो डेटा हो जाता है एक्चुअल। और दूसरा जो हमने एस्टिमेशन करके बताया है ये हो जाता है थ्योरेटिकल। अब इस दोनों डेटा में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्चुअल डेटा को इकट्ठा करने में हमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत सारी लेबर लगानी पड़ती है, बहुत सारी हमें वहाँ पे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। जबकि जो एक थ्योरेटिकल डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें किसी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो एक पास्ट में जो भी काम हो चुके हैं, जो काम हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक अपना आंसर दे देते हैं और उसी को हम यूज़ कर लेते हैं अपने एक्चुअल डेटा से कंपेयर करने के लिए। जैसा कि हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वाली चैप्टर में ही पढ़ा था, उसमें कंपेयर करते थे और अपना आंसर देते थे कि वो इंडिपेंडेंट है या फेवरेबल है, या एक तरह से उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो जाती थी, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आ जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डिपेंड होती हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी हो सकती है दो तरह की, एक एम्पिरिकल और दूसरा थ्योरेटिकल। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि अगर हमने एक्चुअल डेटा लेना है किसी भी रिसर्च के लिए तो उसे हम कंपेयर क्यों करते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ एक सीधा सा एग्जांपल ही दिया जा सकता है या एक आंसर दिया जा सकता है कि अगर हमने मान लीजिए कोई डेटा इकट्ठा किया तो उसका सही आंसर कब पता चलेगा, जब हमें उसके गलत आंसर की या उसके एक मिनिमम लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हुई हो या उसके बारे में पहले से ही नॉलेज हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे 250 और 250 आना ज़रूरी है। ये इनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इतना तो आना ही है, इतने चांसेस तो उनके हैं ही। अब ये काम तब हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये इक्वल होते चले जाएं। जितने ज़्यादा हम यहाँ पे अपने इन आउटकम्स को करते चले जाएंगे, जितनी बार हम अपने कॉइन को टॉस करते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा इनके इक्वल हो जाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर मैंने बताया था कि अगर 500 टाइम्स हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरेटिकल है उसके अकॉर्डिंग तो होता है कि वो 250 हो सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल में हमने जब उसको टॉस किया तो वहाँ पे पता चला कि 268 टाइम्स तो हेड आया है
और 232 टाइम्स आया है टेल। तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल है, यानी एक्चुअल में एक कॉइन को हमने 500 टाइम्स टॉस करके देख लिया है। उनमें से हेड आए हैं 268 टाइम्स और टेल आए हैं 232 टाइम्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये थ्योरेटिकल है, यानी इतना होना चाहिए 50%। अब यहाँ पे बात ये है कि इस बात को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन कोइन को और ज़्यादा बार हमें टॉस करना होगा। यानी हम 500 टाइम्स में अगर ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम इसको और आगे भी टॉस करेंगे। जितना ज़्यादा इनको टॉस करते जाएंगे उतने ही इनके 50% या इक्वल चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी इनके दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या बेनिफिट है, यानी जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है और ये स्टैटिस्टिक्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि जब हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों ही मेथड्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड थियोरेटिकल डेटा, इन दोनों डेटा में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें जो इसका एक और बेनिफिट जो मिलता है वो ये आता है फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशंस, यानी जो हम बहुत बार ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि मौसम आने वाले टाइम में कैसे रहने वाला है, बारिश होगी नहीं होगी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्चुअल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा दोनों में ही कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि क्या एस्टिमेशन रहने वाला है फ्यूचर में आने वाले टाइम में। तो ये एक दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट होता है। नंबर थर्ड पे आता है इसमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज beneficial to take good decisions। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्यूचरिस्टिक जो हमारी एक डिसीजन मेकिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके इस बेनिफिट से हमें आने वाले टाइम के लिए अच्छे एस्टिमेशन लगाने के लिए और अच्छे डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलती है। एक और जो इसका बेनिफिट होता है इसका वो होता है cheapest source for estimations। एस्टिमेशंस के लिए अगर हमें जो डेटा चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ रहा है एक्चुअल डेटा, और हमें उसको इकट्ठा करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, और हमें जो डिसीज़न लेना है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में लेना है, तो उसके लिए हम एक्चुअल डेटा को रिप्लेस कर देते हैं और उसको रिप्लेस करके हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हमारे डिसीज़न बहुत कम टाइम में और चीपेस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट होते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने अलग अलग तरह के ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आता है इसमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड आता है मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ नंबर पे आता है हाइपर जियोमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे हैं, सभी होते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं, अलग अलग स्टैटिशियंस ने दिए हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि ये जो सभी फर्स्ट वाले 5 हैं, ये जो फर्स्ट वाले 5 हैं, इन सभी को हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इनकी एक लास्ट पॉइंट भी वैल्यू होती है, यानी कि एक लास्ट भी इनका हो सकता है, यानी ये एक तरह से लिमिटेड होते हैं, इसमें कोई भी
जो डेटा हो सकता है वो एक तरह से फाइनाइट हो सकता है। और जो लास्ट वाला इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अकेला इसमें होता है कंटिन्यूअस, जिसमें जितना भी डेटा डाला जाएगा वो सभी इनफाइनाइट हो सकता है, यानी ये कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड डेटा इसमें कवर हो सकता है। प्रैक्टिकली इन 6 डिस्ट्रीब्यूशन में से भी सिर्फ मेनली 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें ये बात मैंने बताई दी है कि फर्स्ट वाले 5 जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं और लास्ट वाला इसमें होता है कंटिन्यूस। तो ये हमें ध्यान रखना होता है इसमें। तो ये इसमें से हमें जब पढ़ने हैं तो इसमें हम बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। बाकी जो इसमें 3 और हैं उनका प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन उनके बारे में थोड़ी बात कर